Hey guys, how are you all? I hope you all are very good and doing your preparations with full pace. I know ये जो टाइम है ना ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. एक्चुअली ना माइंड से डिफ़िकल्ट नहीं है, हमें पता है हम कर लेंगे. बट और जो चीज़ें होती है ना, थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस, थोड़ा सा फेस्टिव सीज़न, ये फर्स्ट दिवाली है जो मेरे लिए स्ट्रेस फ्री है, तो आई एम तो वेरी हैप्पी अबाउट इट. और आई विश कि आपकी नेक्स्ट दिवाली स्ट्रेस फ्री हो. अगर आपको नेक्स्ट दिवाली अपनी स्ट्रेस फ्री बनानी है तो आपको इस दिवाली पढ़ना पड़ेगा. हिंदूज़ के लिए मोस्टली सबसे बड़ा फेस्टिवल अगर हम बोलें फॉर द होल ईयर इज़ लाइक दिवाली. सो हो जाएगा, उस दिन भी टाइम निकाल लेना, थोड़ा आधा एक घंटा अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ. मेरे तो कज़न्स बहुत ज़्यादा हैं और वी इन्जॉय अ लॉट. और मेरे को तो बहुत मज़ा आता है उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर कर. और आई होप आपको भी आता हो अपने कज़न्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ. तो आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम निकालें ना, हाफ़ एन आवर कुछ तो. बट उसके लिए वो जो हाफ़ एन आवर निकालना है ना, उसके लिए अभी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा. तो ज़ोरों शोरों से करो अपनी पढ़ाई. इस टाइम बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, सेकंड थॉट मत लाओ. मेरे पास काफ़ी मैसेजेस हैं आते हैं इस टाइम कि मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब नहीं लग रहा है कि नहीं होगा. तो इस टाइम तो द की इज़ द कॉन्फिडेंस, राइट. मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, देखो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अपनी बुक्स पर कॉन्फिडेंस रखो, अपने टीचर्स पर कॉन्फिडेंस रखो. बस 3 चीज़ें हो जाएगा आराम से. ICI तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, वो उस पर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत नहीं है. तो ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों पे कॉन्फिडेंस रखो और कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से आपका हो जाएगा. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हाउ टू अप्रोच SCMP केस स्टडी. सो बेसिकली बिकॉज आई हैव टेकन SCMP एज माई फर्स्ट सब्जेक्ट फॉर November 23. उसके एक दो रीज़न्स हैं कि मेरा करंट, अभी मैंने SCMP ही खुद भी पढ़ा था और मैंने खुद से ट्रिक्स बनाए थे, टेक्निक्स बनाए थे, तो वो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करने थे. तो मैंने SCMP शुरू कर दिया सबसे पहले सब्जेक्ट. वैसे तो मेरा फोटे इज़ ऑडिट एंड लॉ, बट हाँ मैंने SCMP शुरू कर दिया था इस बार. सो अभी मैं SCMP ही करूँगी. अगर आप चाहते हो कि मैं ऑडिट का कुछ कंटेंट लाऊं इस बार के लिए, November 23 के लिए, तो आप जल्दी से कमेंट में मुझे बता देना. सो दैट, या फिर कुछ बेसिक चैप्टर्स जो आपको पर्टिकुलरली जो आपको चाहिए ऑडिट में, वो आप बता देना. अभी हम ये शुरू करते हैं दैट हाउ टू अप्रोच SCMP केस स्टडीज़. सो इसके रिगार्डिंग भी बहुत बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि हमने आपकी बुक से थ्योरी तो लर्न कर ली है, अब मतलब वीडियोज़ भी देख ली हैं, बट केस स्टडीज़ कैसे करें. तो ये मैंने खुद से नहीं बनाया है. ये जो चीज़ें हैं एसेंशियल्स फॉर केस स्टडीज़, ये जो आगे 10-12 स्लाइड्स आएंगी, ये सारे ICI ने ही लिखे हैं. मैंने BOS पोर्टल से ही लिया है इसको, तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ. ओके, सो केस स्टडी के लिए ना क्वेश्चन 1 तो सबसे बड़ा होता है केस स्टडी का. बाकी तो फिर भी आपको केस स्टडीज़ नहीं मिलती हैं, बाकी तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, फिर मतलब थोड़े छोटे केस स्टडीज़ मिलते हैं. बट जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो ही बहुत बड़ा होता है. तो उसके लिए ICI ने कुछ 10 to 15 पॉइंट्स बताए हैं, तो वो हम एक बार देख चलते हैं वीडियो के आगे. सो कुछ एसेंशियल्स हैं जो आपको केस स्टडीज़ में याद रखने हैं. पहला एसेंशियल जो कि एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, देखो ये BCom का एक पेपर नहीं है, दिस इज़ CA पेपर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेपर है. यहाँ पर ना आपने 10 पेजेस लिख दिए, वो मैटर नहीं करेगा. आप क्या लिख रहे हो वो मैटर करेगा. हाँ मैं मानती हूँ कि खाली कीवर्ड्स नहीं लिख के आ जाना कि भाई हम मैम ने तो क्वालिटी बोला था तो क्वांटिटी, तो यार 5 वर्ड्स लिख दिए, ख़त्म, 15 मार्क्स का क्वेश्चन. नहीं, ऐसा नहीं. मतलब कि एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी होनी चाहिए. एप्रोप्रिएट क्वांटिटी, द वर्ड इज़ एप्रोप्रिएट, ठीक है. बट क्वालिटी इज़ मस्ट बी द प्रायोरिटी. यू गेट माई पॉइंट. सो बेसिकली प्रायोरिटी किस पे होनी चाहिए, हमें क्वालिटी पे होनी चाहिए. तो ICI खुद ये बात बोलता है कि केस स्टडी इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी. ठीक है, सपोज एक केस स्टडी आई 20 मार्क्स की, आप उसमें 40 पेजेस नहीं भरने हैं हमको कि हाँ हमने क्वांटिटी लिख दी मार्क्स मिल जाएंगे, गाने लिख दिए मार्क्स मिल जाएंगे. नहीं, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी. सो फर्स्ट वर्ड है क्वालिटी, ठीक है, उसको याद रखना.
सेकेंड है प्रिपेयर अ प्लान फॉर ईच इशू। सो बेसिकली क्या होता है ना, केस स्टडीज़ में ना कुछ इश्यूज़ दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक इशू दिया कि इनके ना प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, प्रॉफिट्स आर इन डिक्लाइनिंग स्टेज, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, ये सब करते हैं। फर्स्ट इशू ये हो गया, सेकंड कुछ और हो गया, थर्ड कुछ और हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको प्लान बनाना है हर एक इशू के लिए कि आप अपने क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। सपोज आप इस वाले इशू को कैसे अप्रोच करेंगे, आप बोलेंगे प्रॉफिट अभी क्योंकि डिक्लाइनिंग स्टेज पर है और बिकॉज ये जो एनवायरनमेंट को नुकसान दे रहे हैं, तो हमें एनवायरनमेंटल अकाउंटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मतलब आपको ना मन में आपको अपने माइंड मेकअप करना है कि आपको क्या चीज़ कहाँ बिठानी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्लान बनाना है कि उसके बाद ये लिख दूंगी कि उसके बाद प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा इसी वजह से। अगर उन्होंने पूछा है कि प्रॉफिट इंक्रीज़ कैसे करना है, तो आपको ईएमए पे ध्यान देना है, एनवायरनमेंटल अकाउंटिंग पे ध्यान देना है, ये सब करना है, राइट। प्रॉज एंड कॉन्स लिखना है उसके, ये सब करना है। तो आपको प्लान बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसाइड व्हाट मॉडल्स टू यूज़ एंड प्रायोरिटाइज द इश्यूज़, ठीक है। सो बेसिकली आपको ना क्या करना है, आपको मॉडल्स देखने हैं कि यार पहले देखो एक मॉडल है, जैसे सपोज क्वेश्चन है कि आपको ना कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। तो आप उसके लिए आप कुछ अलग से कुछ बीपीआर नहीं लगा सकते हो ना, आपको कौन सा मॉडल लगाना पड़ेगा, आपको उसमें 6 सिग्मा या फिर आपको उसमें वो लगाना पड़ेगा कुछ, तो 6 सिग्मा, काइजन कॉस्टिंग, 6 सिग्मा। मतलब क्योंकि ना काइजन कॉस्टिंग का मेन वर्ड्स क्या है कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो आपको मॉडल डिसाइड करने कि आपको 6 सिग्मा लिखना है, काइजन कॉस्टिंग लिखनी है, टीक्यूएम लिखना है, टीपीएम लिखना है, बीपीआर लिखना है। तो आपको वो चीज़ पहले से डिसाइड करनी है और आपको कुछ इश्यूज़ प्रायोरिटाइज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे पूरा अच्छे से कुछ ना कुछ इश्यूज़ लिखे हैं, तो आप उनमें से, वैसे तो हमें सारे इश्यूज़ के लिए आंसरेबल होना है, ऐसा नहीं है, बट आपको बेसिकली वो देख लेना है कि आपको कौन से मॉडल में आपके कौन कौन से इश्यूज़ फिक्स हो रहे हैं, आपको वो देखना है, ओके। नेक्स्ट है आपको इम्पैक्ट देखना है और ऑल्टरनेटिव एक्शंस देखने हैं। सो बेसिकली क्या है ना, केस स्टडीज़ ना बहुत ज़्यादा ओपन फोलियो है। इसमें क्या है कि एक तो आपने बोल दिया कि काइजन कॉस्टिंग लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी दे सकते हो, उनको एक्शंस दे सकते, ऑल्टरनेटिव एक्शंस दे सकते हो, है ना, ऑप्शंस दे सकते हो कि आप काइजन कॉस्टिंग भी लगाइए, ये भी लगाइए, वो भी लगाइए, ठीक है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली भी आंसर्स दो। मतलब पहले तो अपना मेन आंसर लिखो जो आपको लगता है कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट तो इस क्वेश्चन में पक्का पक्का जाएगा। उसके बाद उसका इम्पैक्ट लिख दो कि इससे ऐसा होगा, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस कम होगा, ईपीएस बढ़ेगा, आपकी कंपनी की रेपुटेशन कम होगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, ये सब लिखो। उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव एक्शंस भी दो, ठीक है। मतलब कि ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, है ना, या फिर उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, राइट। और जो छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं, सपोज अगर आप ऐसे करेंगे तो 10% बढ़ जाएगा, तो 10% बढ़ा के दिखा दो प्रॉफिट, ऐसा सब, ठीक है। उसके बाद आंसर शुड हैव अ लॉजिकल फ्लो, एग्जैक्टली पहले आप ये लिखो कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद लिखो कि आपका कॉन्सेप्ट अब क्या लगा सकते हैं, उसके बाद आप लिखो कि ये आप क्या रिजॉल्व किया आपने, फिर क्या इम्पैक्ट आया। तो मतलब कि एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले आपने टॉपिक लिख दिया, बाद में आप बता रहे हो प्रॉब्लम थी क्या थी, या फिर सॉल्यूशन तो आप दे ही नहीं रहे हो, है ना, कंक्लूड कर ही नहीं रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपके आंसर का एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको ऑफर अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इशू एंड कंक्लूड विद साउंड वेल जस्टिफाइड रिकमेंडेशंस। सो बेसिकली एक तो आप डिटेल्ड एनालिसिस करो कि क्या जो भी क्वेश्चन में इशू दे रखा है उसको अच्छे से एनालिसिस करो, उसके बाद रिकमेंडेशन ज़रूर देखना ज़रूर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन होल SCMP कि ना आपको हर क्वेश्चन में ना एक रिकमेंडेशन, एक कंक्लूजन ज़रूर देना है कि इससे ऐसा हो जाएगा, इससे वैसा हो जाएगा। तभी तो पता चलेगा ना कि आप CA फाइनल के स्टूडेंट्स हो, आप पढ़कर आए हो, आपको पता है कि कैसे चीज़ों को अप्रोच किया जाता है, ना कि आपने सिर्फ रटा और आप लिखा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका डिटेल एनालिसिस उनको ज़रूरत है और उनको रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है कि आई रिकमेंड दिस, या फिर अगर वो बोलता है कि आप CEO कंपनी के, तो आप लिखोगे एज अ CEO आई रिकमेंड दिस, है ना, ऐसे करके। उसके बाद बोलता है कि बड़े बड़े कैलकुलेशंस पे ज़्यादा टाइम मत लगाओ, ठीक है, और मतलब कि डू नॉट प्लेस टू मच अटेंशन एंड टाइम ऑन द प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा क्लासी प्रेजेंटेशन हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ नॉर्मली एक लॉजिकल फ्लो में आंसर को लिखना है, ठीक है। और अगर वो केस स्टडी है और वो आपकी इतनी ज़्यादा मतलब वो प्रैक्टिकल केस स्टडी नहीं है, तो आपको उसमें टू मच कैलकुलेशंस नहीं करनी,
छोटी मोटी चीज़ें करके दिखा दो, ईपीएस निकाल के दिखा दो अगर निकल रहा है तो, या फिर कोई चीज़ डिक्लाइन हो रही है तो उसका परसेंटेज निकाल के दिखा दो, कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसका परसेंटेज निकाल के दिखा दो, ऐसा आप कर सकते हैं। बट टू मच कैलकुलेशंस नहीं चाहिए, बिकॉज इसका मतलब कि ज़्यादा जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार उसको ज़्यादा ना थ्योरी चाहिए, आई डोंट रिमेंबर द वर्ड, उसको ज़्यादा ना थ्योरी चाहिए, ठीक है। उसको उसका फोकस प्रैक्टिकल चीज़ों पे नहीं होता केस स्टडी का, अगर वो थ्योरेटिकल केस स्टडी है तो, इसलिए हम भी उसमें कैलकुलेशंस मिनिमल ही रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी ऑफ डिस्कशन ऑन ईच इशूज़ विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ना हर इशू को एड्रेस करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन में हर इशू को एड्रेस करो, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल केस स्टडीज़ भी कराऊंगी अगर आप बोलेंगे तो उसमें आना आप हर एक इशू को एड्रेस करो। ऐसा नहीं कि जैसे उन्होंने लिखा है वैसे नहीं, कि नॉट द रैंकिंग ऑर्डर, मतलब कि ऐसा नहीं कि जैसे उन्होंने फर्स्ट इशू ये बताया है केस स्टडी में तो आप पहले वही कर रहे हो, नहीं, आप आगे पीछे कर दो, बट आप हर इशू को एड्रेस करो डेप्थ में, और उसका इम्पैक्ट भी बताओ, ठीक है। उसके बाद लिखा है डो नॉट लीव एनी इशू अनडिसाइडेड, मतलब कि हर इसका, इस लाइन का भी यही मतलब है, मतलब लिटरली इसमें जो 10 to 15 पॉइंट्स है उसमें जो 4 to 5 पॉइंट्स का तो यही मतलब है कि आप सारे इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, आप सारे इश्यूज़ को ज़रूर एड्रेस करेंगे। आप किसी भी इशू को खाली नहीं छोड़ेंगे कि हाँ ये तो हमने इग्नोर कर दिया। अगर आपने वो इशू एड्रेस नहीं किया तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, या फिर आपको वो आता ही नहीं था, कुछ नहीं आता नहीं, वो आपको इशू आता ही नहीं था इसलिए आपने उसको अनडिसाइडेड छोड़ दिया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उस इशू के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। ओके, नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस कैसे लिखनी है, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो सब लिखना है रिकमेंडेशन में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एथिकल इश्यूज एंड देन ब्रीफली जस्टिफाई। अगर कुछ एथिक्स पे इश्यूज आते हैं, कि मतलब कि सपोज एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपके एथिक्स क्या कहते हैं, तो एथिकल इश्यूज भी होते हैं, तो उनको भी आप आइडेंटिफाई कीजिए और उनको भी लिखेंगे कि हम एथिकली भी हमें ये सब करना नहीं चाहिए, कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, वाटर पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, तो वो सब हमें लिखना है और उसको जस्टिफाई भी करना है। उसके बाद बोला है रिकमेंडेशन शुड अपीयर एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट, जैसे कि कंक्लूजन क्वेश्चन के एंड में आता है वैसे ही रिकमेंडेशन आपकी, क्योंकि मोस्टली ना SCMP में क्या होता है, जो केस स्टडी होती है वो ना आपसे पूछती है कि आप रिकमेंड कीजिए, तो आप रिकमेंड ज़रूर कीजिए बट एंड में, ओके। तो हमें रिकमेंड करना है बट एंड में रिकमेंडेशंस देनी है। और द लास्ट बट नॉट द दिस इज ऑलरेडी द लास्ट, दिस वॉज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस वॉज द लास्ट स्लाइड विच सेज what it says प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितने आप केस स्टडीज़ खुद से हाथ से देखेंगे या फिर जितने आप वीडियोस देखेंगे वो आपको समझ आएगा आपको एक बार कि आप कैसे अप्रोच करेंगे आपके एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ को लेकर, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हीं एग्ज़ाम के उन्हीं 3 घंटे में आप फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हैं केस स्टडी को। दिस इज़ नॉट द राइट वे आई बिलीव। सो आप पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ज़रूर करिए। आई नो द टाइम इज़ वेरी 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 मिनिमम, और SCMP तो एक सब्जेक्ट ऐसा ही है जो ले डूबता है ग्रुप 2 को, तो हम दोनों, आप और मैं दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि हम SCMP को एक अच्छे से कर सके, उसको अप्रोच कर सके और 50 to 60 मार्क्स ला सकें अच्छे से। एग्जामिशन तक तो लेके आओ, इतना मतलब कुछ तो कर ही सकते हैं। ये देखो हम टारगेट तो कर सकते हैं ना, अगर कम आते हैं तो 50 आ जाए, इससे कम तो वैसे भी पार नहीं पड़ेगा हमारा, 200 तो हमको लाने हैं। ओके, सो ओके, बाय, अच्छे से करो और मुझे बताना कि अगर आपको केस स्टडीज़ चाहिए तो मैं कुछ केस स्टडीज़ जो कि थियोरेटिकल होगी वो मैं लेके आती हूँ, सो दैट आपके लिए वेरी इजी हो जाए। ओके, बाय, सी यू।